को से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत को आगे आकर के और इसका हल तलाश करना चाहिए, वरना ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रह सकता है। जी, बेहद शुक्रिया कुर्बान अली साहब आपका इस तरजीह के लिए। ये थे दिल्ली से सीनियर सहाफी, तो तजिया कर रहे थे जिस तरह के हालात दिल्ली में और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच चल रहे हैं। ये अजीबोगरीब माहौल वहां पर बनता जा रहा है। 26 जनवरी करीब है, अब मरकजी सरकार को ही इसमें मुदाखलत करते हुए सारे मामले को खत्म करना चाहिए और जो मांग आवाम की तरफ से या सरकार की तरफ से उठ रही है शिकायत के तौर पर, उसको जल्द से जल्द हल कर लिया जाना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए, बिन बोले ही हर बात कहे जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। वो सुबह कभी तो आएगी, गरीबों को, अमीर लोगों को, हर जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है, तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें, उस बेड पर जो आया वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक 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 यहाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। वो सुबह कभी तो आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त 0 डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम।
आदाब, मैं हूं सना। बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। दिल्ली पुलिस के खिलाफ केजरीवाल हुकूमत के एहतजाज में बीजेपी को कांग्रेस और आप की मिलीभगत नजर आ रही है। पार्टी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि कांग्रेस चाहती है नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर गुफ्तगू ना हो। केजरीवाल हुकूमत अपने इस वजीर को बचाना चाहती है जिसे अदालत कसूरवार ठहरा चुकी है। मिलीभगत अनेक कारणों से है। लोग दिल्ली सरकार को पूछने लगे थे कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ शीला दीक्षित सरकार पर आपने कार्रवाई करनी थी, क्या हुआ? उसका जवाब उनके पास नहीं था। कोर्ट ने जिसे दोषारोपित किया है, ऐसे मंत्री को बचाना उनका मकसद है और मोदी से बचना कांग्रेस की मजबूरी है। तो देश मोदी के एजेंडे पर चर्चा न करे, इसके लिए मुद्दा भटकाने की ये कोशिश है। कौमी ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन ममता शर्मा दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर बरहम हैं। ममता शर्मा केजरीवाल के इस बयान पर नाराज हैं जिसमें केजरीवाल ने तातिल खत्म करने के मकसद से बीच की राह इख्तियार करने से मुतालिक कुछ मिसालें पेश की थीं। उनका प्रोटेस्ट है और बहुत हल्का। एक मुख्यमंत्री धरने पे बैठे, मुझे बात समझ में नहीं आई। इसके अलावा जो उन्होंने आज एक और बहुत गलत बात की है, वो बहुत गलत की है कि आधा बलात्कार और पूरा बलात्कार। उनसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि आधे और पूरे बलात्कार से उनका क्या मतलब है? एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठकर जिस तरह की उन्होंने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, मैं सोचती हूं उनको अधिकार ही नहीं है कि वो अपने इस पद पे बने रहे। समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव का कहना है कि जमहूरी निजाम में एहतजाज करने का हर शहरी को हक हासिल है। मसाइल के हल के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का एहतजाज भी दुरुस्त है। दूसरी जानिब जेडीयू ने भी केजरीवाल के धरने की सताइश की है। जेडीयू लीडर केसी त्यागी का कहना है कि ये जमहूरियत में एक नया तजुर्बा का आगाज है। समस्याओं के निदान के लिए लोकतंत्र में कोई भी हथियार प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए अगर उनकी बात है, अगर केवल मुख्यमंत्री कोई मांग करता है कि किसी पुलिस के इंस्पेक्टर को हटा दिया जाए और पुलिस के इंस्पेक्टर को नहीं हटाया जाता है तो उनका हड़ताल भी जायज है। अराजकता यथास्थिति बात से बुरी है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में शासन रहा है, उसने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के अलावा दिल्ली की जनता को कुछ नहीं दिया। ये एक नया प्रयोग है, हमें कुछ दिन इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसको देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी लीडर योगेंद्र यादव ने चार जानिब से हो रही नुक्ताचीनी पर ये रद्द-ए-अमल दिया है। हम जहां बैठे हैं ये जगह हमने तो चुनी नहीं। हमने तो कहीं नहीं कहा था कि हम रेल भवन के पास जाके बैठने वाले हैं। पुलिस ने जहां हमें रोका, आगे जाने से मना कर दिया, हम वहीं पे बैठ गए। पुलिस ने समझदारी से काम किया होगा। पुलिस ने जरूर अपने ऊपर वाले आकाओं से पूछ लिया होगा ये करने से पहले। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, अब वो परेशान तो है। मैं भी मानता हूं कि हमने उनके लिए बड़ी परेशानी कर दी। दिल्ली वाले लोगों के लिए की हो या न हो, कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए बड़ी परेशानी कर दी है। मैं माफी मांगू उनसे इस बात के लिए। लेकिन दिल्ली के जो उन लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर मेट्रोज के बंद हो जाने से, और जहां पर जिस तरीके से ट्रैफिक जैम लग रहा है और तमाम अव्यवस्था जैसी स्थिति वो लोग कह रहे हैं। और लोगों का भी मानना है कि जाम और इन तमाम चीजों से परेशानी तो हो रही है। मेट्रो किसने बंद करवाए हैं और क्यों बंद करवाए हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है कृपया मेट्रो स्टेशन खोल दीजिए। किसी मेट्रो पे किसी तरह की कोई अव्यवस्था की घटना नहीं हुई है। किसी मेट्रो पे किसी ने कोई अभद्रता से व्यवहार नहीं किया है। मेट्रो क्यों बंद करवाया गया है? पुलिस से पूछिए। हम तो नहीं चाहते मेट्रो बंद हो। ट्रैफिक क्यों गड़बड़ हो रही है? इतने बैरिकेड जो किलोमीटर तक लगाए गए हैं उसकी वजह से हो रही है। कोई कार्यकर्ता जमावड़े की वजह से नहीं है, बैरिकेड्स की वजह से है। बैरिकेड हटा दीजिए, एक छोटे से इलाके में जरूर लोग हो जाएंगे, बाकी सारा ट्रैफिक स्मूथली चलेगा। तो पुलिस ऐसा क्यों कर रही है हम नहीं जानते।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक इम्प्रेशन बना, क्योंकि जब लोग तंग होंगे तो गाली तो इन लोगों को पड़ेगी, इसलिए। मरकजी वजीर जयराम रमेश का कहना है कि आम आदमी पार्टी को हिमायत देने के मामले पर कांग्रेस नजरसानी कर सकती है। CNN IBN को दिए एक इंटरव्यू में जयराम रमेश ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी यूं ही बेजा मुजाहरे जारी रखती है और दिल्ली में हुक्मरानी मुतासिर होती है तो पार्टी हिमायत जारी रखने पर गौर कर सकती है। रमेश ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से जो कुछ दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है वो परेशानी का बास है। उन्होंने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी मायूस कुन है। मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मत दरी के 5 वाकयात के सिलसिले में 22 मुलजमीन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। ये कार्रवाई मुजफ्फरनगर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार ने की है। मामलों की जांच करने वाली SIT ने फरार मुलजमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया था। इज्तिमाई इस्मत दरी के ये वाकयात गुज़िश्ता बरस सितंबर में हुए थे। छठे वाकये में 5 अफराद मुलव्विस हैं। 27 में से 22 मुलजमीन की शनाख्त की जा चुकी है। मामला उस वक्त सुर्खियों पर में आया था जब 6 फसाद मुतासरीन ख्वातीन ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में कार्रवाई के लिए रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी। मुजफ्फरनगर फसाद का असर सिर्फ लोगों की जान और माल पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उस इलाके की काश्तकारी भी काफी मुतासिर हुई है। खास तौर से गन्ना किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मगरबी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर काश्तकार नकदी फसल गन्ने की काश्तकारी करते हैं। इस इलाके की जमीन गन्ने की काश्तकारी के लिए जरखेज है, इसलिए किसान अपनी पैदावार के वाजिब दाम के लिए साल भर इंतजार करता है। लेकिन इस साल मुजफ्फरनगर फसादात ने न सिर्फ आम जिंदगी को मुतासिर किया, बल्कि गन्ना काश्तकारों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। गन्ना तो 1/3 गन्ना मान के चलो, ये बहुत फसल डाउन हो, बहुत ज्यादा डाउन हो। तो वहाँ गरीब आदमी जो मतलब सादे आदमी अपने कर रहे थे, मंडल के बाद तो गई नहीं। फसाद के बाद चीनी मिलों के चलने को लेकर सरकारी लापरवाही का असर चीनी मिलों से ज्यादा गन्ना काश्तकारों पर पड़ा। फसाद के बाद देर से शुरू हुई गन्ने की कटाई का असर चीनी मिल और कोल्हू पर नजर आ रहा है। देर से गन्ना पहुंचने पर जहां चीनी मिलें काश्तकारों को वाजिब दाम अदा करने में अपनी मजबूरी जाहिर कर रही हैं, वहीं कोल्हू में तैयार हो रहे गुड़ को मंडी में मुनासिब दाम मिलने का इंतजार है। अरे आज परेशान हो, झगड़े की वजह से लेट होने से फर्क पड़ा। हाँ जी, क्या फर्क पड़ा है? फर्क हर चीज पड़ रहा है। गो मंडी जो आड़ती हो जो पैसे दे रहा, आड़ चरखी वालों को गरीब आदमियों को आज पसंद मिल रहा, और अपना करना खाना वो जो मतलब लगे हुए थे वो करना खाना सही नहीं रहा, क्यों जब पैसा नहीं मिल रहा तो करना खाना खत्म हो रहा, हर चीज वो हिसाब पड़ रहा। मगरबी उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका गन्ने की काश्तकारी से मंसूब है। कई सारी यहाँ पे चीनी मिलें हैं, कोल्हू लगते हैं जिसकी वजह से गुड़ बनता है, और दुनिया भर में और बैरूनी ममालिक में भी यहाँ की चीनी बड़ी मशहूर है। लेकिन 4 महीना पहले हुए इस फसाद ने यहाँ के लोगों को दूर किया तो काश्तकारी को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस बार जहाँ चीनी मिलें बहुत देर से चली, वहीं कोल्हू में भी गन्ना बहुत देर से पहुंचा है। ये जो एक दूसरे से मिलजुल कर यहाँ की काश्तकारी और कारोबार चल रहा था, वो धीरे धीरे पटरी पर लौट तो रहा है, लेकिन इसको लौटने में थोड़ा और वक्त लगेगा, जिस तरह से फसाद ने इस पूरे माहौल को बर्बाद किया था। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, ETV न्यूज, मुजफ्फरनगर। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मुजरिमों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। उनकी रहम की दरखास्त पर गौर करने में हुई ताखीर की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जिन मुजरिमों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया गया है, उसमें वीरप्पन के गिरोह के 4 रुकन भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जदाश्त की समाअत के दौरान ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा है कि सजा याफ्ता मुजरिम की दिमागी हालत अगर ठीक नहीं है या वो सिजोफ्रेनिया के मर्ज में मुब्तला है तो उसकी सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 के 15 कैदी जिनको सजाए मौत दी गई थी काफी साल पहले, उनके ये सजा जो है इसको तब्दील करके उम्र कैद की सजा कर दी है। इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट ने उनका मर्सी पिटीशन बहुत देरी से फैसला किया और कई रेलेवेंट फैक्टर्स जो थे जिस पे गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए था उसको नहीं किया, गवर्नमेंट पे उस पर ध्यान नहीं दिया। और ये कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सब कैदियों के सजा जो है इसको उम्र कैद में तब्दील की जाएगी। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आज, ये साफ जाहिर करता है कि हर आदमी, हर व्यक्ति, कैदी हो या कोई भी हो, उसकी राइट्स हैं और ये राइट्स अंतिम दम तक उसमें हैं और कोर्ट्स उस राइट्स की रक्षा करेगी। सर, कुछ गाइडलाइंस भी कोर्ट ने फ्रेम की हैं। ये गाइडलाइंस जो हैं गवर्नमेंट के लिए हैं। ये कहती हैं, ये दिखाती हैं, साफ दिखाती हैं कि मर्सी पिटीशन कैसे डिस्पोज किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कैदी और उसके फैमिली को जब तक 15 दिन की नोटिस न दिया जाए, 14 दिन का नोटिस, उसकी फांसी नहीं हो सकती है। ये दिखाता है कि जो हमने अफजल और कसब के साथ किया, जिस तरीके से हमने उनकी हत्या की, ये गैर कानूनी था। मारूफ वकील मजीद मेमन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने रद्देअमल का इजहार कुछ इस तरह से किया। आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए एक बात जो उभर कर सामने आई है वो ये कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत अगर किसी व्यक्ति को सजाए मौत दी जाती है तो सजाए मौत ही दी जानी चाहिए, उससे ज्यादा उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती। हमने देखा है कि हमारे देश में विलंब के कारण ऐसे व्यक्ति जिनको सजाए मौत दी गई है उनको सॉलिटरी कन्फाइंड में, एकांत में, कैद खानों में वर्ष रखा गया है, 10-10, 15-15 साल। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आज उभर के आई तो उन्होंने जाहिर ऐसे देखा कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी कानून ने उन्हें सिर्फ सजाए मौत दी थी, कानून ने उन्हें 15 साल की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और फिर सजाए मौत नहीं दी थी। तो वो कानून का उल्लंघन होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वायलेशन होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक लंबे अरसे तक रखना इट अमाउंट्स टू क्रुएल्टी विच इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ अ कंडेम प्रिजनर। तो देखिए, लोगों का ऐसा विचार हुआ है कि भाई जिस व्यक्ति को सजाए मौत दी गई है, जाहिर है वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, उसने बहुत ही गंभीर गुनाह किया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि राइट टू लाइफ जो है, जब तक आदमी जिंदा है उसकी राइट टू लाइफ रहती है। वो खूंखार दरिंदा न सही होगा या गुनहगार होगा, अपनी जगह सब ठीक है। अब दूसरी बात यह कि कितने वर्ष में ये फैसला हो जाना चाहिए, ये कोई वाटर टाइट फिक्स्ड टेन्योर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस एंड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। कुछ मामलों में मेंटल पेशेंट हैं, कुछ मामलों में बहुत ओल्ड लोग हैं, कुछ मामलों में कमजोर लोग हैं, उनको सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। इसके अलग अलग एंगल होते हैं, इसलिए एक हार्ड एंड फास्ट रूल बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज करना उचित नहीं समझा। बुलेटिन में वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। मैन, I tell you. अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. Get idea. आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। अरे हरपाल। अरे चाचा जी, क्या हाल है बेटा? अच्छा हूँ चाचा जी। अम्मी, चाचा चाची आ गए। कैसे हैं भाई साहब? कैसी हो? सब खैरियत? हाँ जी, सब अच्छा है। अच्छा चाचा जी, चलो ना आपको गांव की सैर करवाता हूँ। आता हूँ भाई। बेटे ये क्या है? ये सोलार कुकर है चाचा जी। करता क्या है? ये सूरज की कुवत से खाना पकाता है। ये सब तुझे कैसे पता? मैंने इसके बारे में पढ़ा है चाचा जी। मुझे आगे जाके साइंस लेकर ही पढ़ना है और ऐसा बहुत कुछ इजाद करना है। ओ वाह मेरे बच्चे, वाह 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 वाह। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को पोस्ट मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। आप बनेंगे
तो बनेगा हिंदुस्तान। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैरमकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। इतालवी बहरिया के 2 जवानों के खिलाफ एनआईए अनकरीब चार्जशीट दाखिल करेगी। एजेंसी को उन दोनों पर मुकदमा चलाने की इजाजत मिल गई है। जराये के मुताबिक एजेंसी 3 फरवरी से कबल चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकेगी, क्योंकि मरकज ने इतालवी हुकूमत के साथ मिलकर तनाजे को हल करने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के तराल इलाके में सलामती दस्तों ने जैश मोहम्मद के गैर मुल्की मिलिटेंट मार गिराने का दावा किया है। तराल के डाटसरा गांव में गुज़िश्ता रात फौज की गश्ती पार्टी और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ। फौज की गश्ती पार्टी और मिलिटेंटों के दरमियान गांव के नजदीक खेतों में गोलियों का तबादला हुआ। कुछ देर तक चलने वाले इस झड़प में जैश मोहम्मद गैर मुल्की सरगर्दा मिलिटेंट मारा गया। मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से सिक्योरिटी फोर्सेज ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया। श्रीलंकाई बहरिया ने 25 हिंदुस्तानी माहीगीरों को आज गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक इन माहीगीरों पर मुबैना तौर पर श्रीलंकाई आबी हुदूद में मछलियां पकड़ने का इल्जाम लगाया गया है। श्रीलंकाई बहरिया के तर्जुमान ने बताया है कि आज सुबह 5 माहीगीरों को जाफना के नजदीक एक जजीरे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा माहीगीरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते ही श्रीलंका ने वजीर माही परवरी और हिंदुस्तानी वजीर ज़राअत के दरमियान माहीगीरों के मसले पर बातचीत हुई थी और एक दूसरे के हिरासत वाले तमाम माहीगीरों को रिहा करने पर इत्तफाक हुआ था। माहीगीरों के मसले पर मुश्तरका लाए-अमल तय करने के लिए 27 फरवरी को मीटिंग होनी है। यौम जमहूरिया पर दहशतगर्दों के गड़बड़ करने के अंदेशे के पसमंजर में उत्तर प्रदेश में हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिया गया है। हिंद नेपाल सरहद पर खासतौर से चौकसी बरती जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रियासती पुलिस को दहशतगर्दाना कार्रवाई के अंदेशे से आगाह किया है। रियासत के एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश गोयल ने तमाम जिला पुलिस हुक्काम को सख्त चौकसी बरतने को कहा है। हाल ही में एनआईए ने 15 मुश्तबा मिलिटेंटों के स्केच जारी किए थे, जिनके बारे में शुबा है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं। शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी में ये इजाफा यौम जमहूरिया के पेश नजर किया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए हर उस मकाम की तलाशी ली जा रही है जहां अलहदगी पसंदों के छुपे होने का अंदेशा है। ख्याल रहे कि मणिपुर में इंतहा पसंदों के जरिए कौमी त्योहारों के मौके पर आमतौर पर शोरिश की कार्रवाई की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान को शाम पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दिया गया दावतनामा वापस ले लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कदम ईरान के उस बयान के बाद उठाया है जिसमें उसने कहा है कि अगर जेनेवा मुरासले की बुनियाद पर शामी बहरान का हल तलाश किया जाता है तो ये उसे नाकाबिले कबूल होगा। अब जबकि ईरान जेनेवा अमन मज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा, शामी अपोजिशन इत्तेहाद ने अमन मज़ाकरात में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है। is deeply disappointed by Iranian public statements today that are not at all consistent with that stated commitment. He continues to urge Iran to join the global consensus behind the Geneva Communique. Given that it has chosen to remain outside that basic understanding, he has decided that the one-day Montreux gathering will proceed without Iran's participation. मॉन्टेरो इजलास में ईरान शिरकत नहीं कर सकेगा। क्यों? इसकी वजह अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल बान की मून के तर्जुमान ने अभी बताई। वैसे भी बान की मून के इस दावतनामे ने काफी हलचल मचाई। अमेरिका और शामी अपोजिशन को अक़वाम मुत्तहिदा का ये अमल अच्छा नहीं लगा और इन दोनों ने ही अपनी नाराजगी का बरमला इजहार किया था। शामी अपोजिशन ने तो मुज़ाकरात में शिरकत न करने तक की धमकी दे दी थी, लेकिन
ईरान को दिया गया दावतनामा वापस ले लिए जाने के बाद इसने अमन मुज़ाकरात में शिरकत करने की बात कही है। शामी अपोजिशन इत्तेहाद ने एक बयान जारी किया है। इसका कहना है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इस कदम का खैर मकदम करता है। अपोजिशन का कहना है कि ईरान बातचीत की शराइत पूरी नहीं करता, इसलिए मुज़ाकरात में इसकी शमूलियत से अमन अमल मुतासिर हो सकता था। अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि आखिर किस बिना पर बान की मून ने ईरान को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि जवाद जरीफ से हुई हालिया कुछ दिनों में बातचीत के दौरान ईरान ने अमन मुज़ाकरात में तामीरी रोल निभाने की यकीन दहानी कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यूक्रेन में नए कवानीन के मुतालबे के हक में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज के दौरान पुलिस के साथ तसादुम के दौरान 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में एहतजाजियों के साथ साथ पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। एहतजाजियों ने फसाद मुखालिफ पुलिस की 6 गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कल कोई कोशिश नहीं की और सदारती महल और पार्लियामेंट के तहफ्फुज पर तवज्जो मरकूज रखी। इस दौरान एहतजाजियों और हुकूमत के दरमियान कल होने वाले मुज़ाकरात भी नहीं हो सके। जुमेरात के रोज पार्लियामेंट के जरिए ये कानून बनाने पर एहतजाजियों का गुस्सा मजीद भड़क गया, जिसके तहत एहतजाज के दौरान मास्क और हेलमेट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। बर्डिच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने डेविड फेरर को 6-2, 6-4, 6-1 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन की क्वार्टर फाइनल में मुसलसल 3 बार बर्डिच को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने उस रुकावट को अबूर कर लिया। चीनी खिलाड़ी लीना ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। क्वार्टर फाइनल में लीना ने इटली की फ्लेविया पेनेटा को सीधे सीटों में 6-2, 6-2 से हराया। 2013 के फाइनल में विक्टोरिया अज़रेंका ने लीना को शिकस्त दी थी। उधर यूजेने बोकार्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने एना इवानोविक को 5-7, 7-5, 6-2 से हराया। 19 साला बोकार्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चीन की लीना से होगा। न्यूजीलैंड को तेज गेंदबाज एडम मिलने की खिदमात वनडे सीरीज के बकिया मैचों में हासिल नहीं हो सकेगी। पेट के पिट्ठों में खिंचाव के सबब एडम को आराम करने की हिदायत दी गई है। नेपियर में पहले वनडे में एडम ने 7 ओवर फेंके थे। उन्होंने 1 विकेट में भी लिया था, लेकिन 41वें ओवर में पेट में तकलीफ के सबब उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। महाराष्ट्र के मालेगांव सोसाइटी ऑफ एजुकेशन मुंबई और पासबान अदब मुंबई के इश्तराक से कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान का 10 रोजा उर्दू किताब मेला इख्तिताम पजीर हुआ। कौमी कौंसिल के तहत मुनक्किद इस किताब मेले में अब तक 76 लाख रुपए से जायद की किताबें फरोख्त हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के माली ताउन से मालेगांव में 10 रोजा उर्दू किताब मेले का इनेकाद अमल में आया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के पब्लिशरों ने किताब मेले में शिरकत की। किताबों की खरीदारी को लेकर लोगों में काफी जोशो खरोश का माहौल देखा गया। उम्मीद से ज्यादा किताबें फरोख्त होने पर पब्लिशरों ने भी इत्मीनान का इजहार किया। किताब मेले में तो आवाम का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारे यहाँ पर बच्चों के अदब का खजाना है और तलबा और तालिबात जो आ रहे हैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं। खरीदने का जो रुझान है जो यहाँ पर उनको मिला है बहुत ही शानदार शुरुआत है इसकी किताब मेले की। कितने टाइटल्स आपके पब्लिकेशन ने शाये किए हैं? और रहमानी पब्लिकेशन मालेगांव ने अब तक खास बच्चों के लिए 800-850 टाइटल शाये किए हैं।